नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे मैपिंग। इससे पहले मैं कुछ मैप क्लास करा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ उससे अच्छा खासा आपको प्रत्येक एग्जाम के लिए बेनिफिट मिलेगा। वैसा ही कुछ मैप कुछ विशेष अंशों में से हम एक मैप कराएंगे जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब मकर रेखा। तो आज हम मकर रेखा को आपको पढ़ाते हैं दोस्तों। तो मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा हम आपको पढ़ाएंगे ये किन किन देशों से होकर गुजर रही है, भौगोलिक कुछ स्ट्रक्चर इसके आसपास कहाँ कहाँ है, कुछ एक महासागर कौन कौन से जिनसे ऊपर ये गुजर रही है, किस अक्षांश पर पड़ती है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूं तो दोस्तों मकर रेखा जो है ये हमारी विषुवत रेखा है। ये हमारी विषुवत रेखा है। इस विषुवत रेखा के दक्षिण भाग में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को मकर रेखा बोला जाता है। जब सूर्य 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो वो मकर रेखा पर ही उसकी किरण ठीक लंबवत पड़ती है। उस दिन मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति वाले दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो दोस्तों हमारे यहाँ क्या होगी, उस समय ठंड होगी। 22 दिसंबर में देखते हैं कड़ाके की ठंड पड़ती है। क्यों? सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ होंगी भाई? 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में तो इसकी किरणें नहीं जाएंगी, तिरछी पड़ेंगी या बहुत कम जाएंगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती है? दक्षिणी गोलार्ध में। और किस अक्षांश पर पड़ती है? तो इसके हम एडजेक्ट जैसे आपको बताएं, वैसे तो 23.5 डिग्री क्या होता है? 23.5 डिग्री अक्षांश होता है, लेकिन हम इसके एडजेक्ट की बात करें तो 23 डिग्री जो मैंने पहले ही बताया था 26 मिनट और 22 सेकेंड। इस पर सीधा करना पड़ती है। तो यदि आपसे पूछता है कि 22 दिसंबर या दिसंबर के माह में सूर्य ताप पृथ्वी के किस भाग पर ज्यादा होता है, तो आप बोलोगे दक्षिणी गोलार्ध में, वो भी कर्क रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में होता है। भारत में उस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही होगी। क्यों? भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में कौन है? भारत है। इसका मतलब भारत ऊपर है, तो भारत में इस समय क्या पड़ रही होगी? ठंड पड़ रही होगी। दूसरी यदि हम इसमें बात करें तो दोस्तों इस मकर रेखा मैंने बताई थी, कर्क रेखा और मकर रेखा। जैसे ये अर्थ है, ये 0 डिग्री रेखा है और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश जिसे कर्क रेखा कहते हैं, और ये 23.5 डिग्री साउथ है, साउथ लैटिट्यूड, जिसे हम मकर रेखा बोलते हैं। सूर्य जो लंबवत पड़ता है वो इन्हीं अक्षांशों के बीच पड़ता है, इसी क्षेत्र में पड़ता है। मेरा कहने का मतलब वर्ष में 2 बार प्रत्येक अक्षांश पर सूर्य क्या होगा? लंबवत पड़ेगा। इससे ऊपर सूर्य कभी भी लंबवत नहीं पड़ता। सूर्य की किरणें, मान लो ये सूर्य है, कभी भी लंबवत 23 डिग्री से ऊपर सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं होगी। इसीलिए जो यहाँ का मौसम होता है वो शीतोष्ण होता है। शीतोष्ण, और 66.5 तक तो शीतोष्ण होता है, और उससे ऊपर शीत होता है। शीत मौसम मतलब शीत कटिबंध बोल सकते हो, इसे शीतोष्ण कहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि सूर्य की लंबवत किरणें यदि आपसे पूछता तो इसी क्षेत्र में होती है। और जिसमें मकर पड़ रही है तो मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध वाला क्षेत्र होगा। तो यहाँ मकर रेखा के नीचे क्षेत्र में, मकर रेखा से नीचे यदि आप पूछता है तो मकर रेखा से नीचे वाला जो क्षेत्र है वहाँ कौन सा मौसम होगा, कौन सी जलवायु होगी? लगभग शीतोष्ण होगी। और मकर रेखा से ऊपर, मकर रेखा से आपके ऊपर पूछता है तो आप उष्ण कटिबंधीय बताओगे। उष्ण कटिबंधीय, मकर रेखा से ऊपर उष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी। नेक्स्ट यदि हम बात करें आपसे
तो मैं ये बता दे रहा हूँ, ये जो 23.5 डिग्री है मकर रेखा, ये स्थायी नहीं होती, ये ध्यान रख लेना, ये स्थायी नहीं होती। मतलब जैसे जैसे सूर्य अपनी परिक्रमा गति में बदलाव करता है तो तापांतरण में ये पेटी भी बदल जाती है। मकर रेखा वाली 23.5 डिग्री वाली पेटी भी, जैसे सूर्य उत्तरायण करता है तो ये लगभग 5 डिग्री अक्षांश से 6 डिग्री अक्षांश ऊपर की ओर चली जाती है। यदि सूर्य दक्षिणायन करता है तो ये 5 या 10 डिग्री और नीचे की ओर खिसक जाती है। इसका मतलब इसमें हेरफेर होता रहता है। कभी-कभी आपसे पूछ लेते हैं क्या ये स्थायी होती है? बिल्कुल नहीं होती। दूसरी बात, ये काल्पनिक रेखाएं होती है। काल्पनिक रेखा है, क्या है ये? रियल तो कोई है नहीं। तो 23.5 डिग्री क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जिस पर उच्च तापमान, इस क्षेत्र में क्या रहता है? उच्च तापमान। जब उच्च तापमान रहता है तो मैंने ये बताई थी दोस्तों, कर्क रेखा में 23.5 डिग्री से ऊपर और उसके आसपास वाले क्षेत्र में पशुओं पवनें चलती हैं, जो शुष्क पवनें होती हैं, जिनकी वजह से मरुस्थलों का निर्माण होता है। और मैंने बताया भी था आपको, जैसे थार मरुस्थल, एरिजोना मरुस्थल, वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में भी वही कंडीशन उत्पन्न होती है, जिस वजह से भी क्या बनती हैं, जिस वजह से भी मरुस्थलों का निर्माण होता है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में भी मकर रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में मैक्सिमम मरुस्थल पाए जाते हैं। जैसे बोल सकते हैं अधिकांश, इस क्षेत्र में क्या अधिकांश मरुस्थल, अधिकांश मरुस्थल में दोस्तों बात करें तो जैसे मान के चलिए अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, ये चिली में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा दोस्तों? चिली और उसके आसपास वाले क्षेत्रों में। वैसे ही कालाहारी मरुस्थल, सब लोग जानते हैं कालाहारी मरुस्थल जो पड़ता है दोस्तों, वो लगभग मतलब अफ्रीका में पड़ता है। तो वो नामीबिया का क्षेत्र और दक्षिणी अफ्रीका का क्षेत्र होता है। नेक्स्ट एज में बात करूं, ग्रेट विक्टोरिया, या गिब्सन का मरुस्थल, गिब्सन या स्टुअर्ट, ये तीनों ही मरुस्थल दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पड़ते हैं। तो ये किसके आसपास के क्षेत्र के हैं? मकर रेखा के आसपास के। कोई मकर रेखा के मध्य में होकर, मकर रेखा इनके मध्य में, किसी के मध्य में होकर जा रही है, किसी की मकर रेखा ऊपर होकर जा रही है, किसी की मकर रेखा नीचे होकर जा रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है आपसे कि मकर रेखा जो है वो एक काल्पनिक रेखा है। ये सूरज सीधे लगभग 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। उस दिन यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होता है। देख सकते हो यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है उस दिन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो किस किस देश से होकर के गुजर रही है, ये चीज भी हमें जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मकर रेखा की बात करूं तो मैं पश्चिम से पूर्व, ये बात तो जैसे दोस्तों चिली आपको पता ही होगी कहां पड़ता है, ये दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। उससे जब हम पूर्व की ओर आते हैं तो अर्जेंटीना, उससे और पूर्व की ओर आते हैं दोस्तों तो पराग्वे, उससे और पूर्व की ओर आते हैं दोस्तों ब्राजील। ये दक्षिणी अमेरिका के देश हैं। किसके देश हैं? दक्षिणी अमेरिका अपने आप में एक महाद्वीप है। कितने देश हैं दोस्तों? 4 देश। आपसे पूछ लेगा दक्षिणी अमेरिका के कितने देश मकर रेखा से होकर के गुजरते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे। इन्हीं के आसपास एंडीज पर्वत श्रेणी है दोस्तों, एंडीज पर्वत श्रेणी, ये भी आपसे पूछ लिया है। तो ये मकर रेखा के आसपास वाला ही क्षेत्र होता है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करें अफ्रीका, तो नामीबिया, नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो नामीबिया से पूर्व में जैसे ही चलोगे तो बोत्सवाना, और बोत्सवाना से पूर्व में चलोगे दोस्तों तो दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी
अफ्रीका, यहाँ गांधी जी गए थे। उससे आगे चलोगे तो मोजाम्बिक, उससे आगे हिंद महासागर में चलोगे तो मेडागास्कर, और उससे आगे चलोगे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। तो कभी कभी आपसे पूछ लेता है क्या भारत से होकर जाती है, तो देख लो कहीं भी भारत नहीं है, भारत से होकर के मकर रेखा नहीं जाती है। ठीक दोस्तों, मकर रेखा से आपसे पश्चिम से पूर्व लगवाता है तो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में अगर हम बात करें तो दोस्तों और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी यही पड़ती है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी इसी क्षेत्र में पड़ती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ग्रेट बैरियर रीफ के मध्य में होकर के ये गुजर रहे हैं, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ मतलब जो प्रवाल होते हैं, प्रवाल भित्तियां होती हैं, जिसे आगे टॉपिक आएगा वहां डिटेल में बताऊंगा। तो प्रवाल भित्तियां को ही रीफ बोला जाता है, कोरल। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ है, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में पड़ता है, उत्तरी पूर्वी भाग में पड़ता है। किसकी उत्तरी पूर्वी भाग में पड़ता है दोस्तों? तो ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग। यही अगर हम बात करें मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में, मोजाम्बिक चैनल है, मोजाम्बिक चैनल। नामीबिया और ब्राजील के बीच में अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर या अंध महासागर। या दोस्तों क्या है? अंध महासागर है। तो इस तरीके से हमें क्या पढ़ना है, इस तरीके से हमें मतलब मकर रेखा को पढ़ना है। यहाँ अगर बात करें तो काला हरिमृतम, वही मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक के बारे में बताऊं तो एक ट्रिक है माँ अम्बा बचाले, बचाओ पनामा से, माँ अम्बा बचाओ पनामा से। माँ मतलब मेरा कहने का मतलब है माँ मतलब मोजाम्बिक कह लो या मेडागास्कर कह सकते हो। ठीक है दोस्तों, मोजाम्बिक कह लो या मेडागास्कर कह सकते हो, मतलब मेडागास्कर, या अर्जेंटीना आ से अर्जेंटीना कह सकते हो, बा से ब्राजील कह सकते हो, बा से ब्राजील कह सकते हो, एक बा से बोत्सवाना कह सकते हो, बोत्सवाना, चा से चिली, आ से ऑस्ट्रेलिया, पा से पराग्वे, ना से नामीबिया, एक माँ से दोस्तों मोजाम्बिक। तो ये कंप्लीट हो गई दोस्तों, एक माँ से मोजाम्बिक। एक देश और रह गया, साउथ अफ्रीका। कौन सा रह गया दोस्तों? साउथ अफ्रीका। साउथ से मतलब साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों यहाँ मैं थोड़ा सा डिस्कस करा रहा हूँ कि ये जो दक्षिणी अमेरिका की कंट्री हैं वो 4 कंट्री लगती है। वही अफ्रीका की बात करें तो नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, ये भी किसके देश हैं? अफ्रीका के देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप। मेरा कहने का मतलब 1 2 3 4 5 कंट्री किसके लग रहे हैं? टोटल 5 कंट्री अफ्रीका के। वहीं यदि मैं ओशियाना की बात करूं, ओशियाना, ये ओशियाना में आता है, ओशियानिया में क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया। तो एक देश होगा। टोटल देश कितने हैं? 4 और 5 9 और 1 10। टोटल जो कंट्री लगती हैं वो 10 देश मकर रेखा से होकर के जाते हैं। तो हमें 5 जो हमारी प्रमुख अक्षांश रेखाएं थी उनमें से एक 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश थी वो कौन सी थी? मकर रेखा थी। उसे हमने बारीकी से पढ़ा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मैप में फिर हम आपसे मिलते हैं। मैप बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं
आपकी तैयारी में ये आपको पढ़ने ही होंगे। और जब मैं मैप पढ़ाता हूँ तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप एक एटलस का मैप ले लें और उस एटलस के मैप में आप इसको बारी बारी से स्टडी करें। जैसे हमने बताया चिली के पास कौन सा मरुस्थल है, तो अटाकामा मरुस्थल। ये देखिए अर्जेंटीना में क्या पंपास का मैदान, इसके आसपास का क्षेत्र है, आपको ढूंढना होगा दोस्तों। वहां आपको ये भी देखना होगा फॉकलैंड उत्तर में पड़ता है या फॉकलैंड मकर रेखा के दक्षिण में पड़ता है। आपको देखना होगा कि जो रेयूनियन द्वीप है, रेयूनियन द्वीप जो है हिंद महासागर में, वो उत्तर में पड़ता है या दक्षिण में पड़ता है। तो रेयूनियन द्वीप जो फ्रांस का है वो मकर रेखा के उत्तर में पड़ता है। तो ये भी आपको देखना होगा। क्या ये अटलांटिक महासागर से जा रही है? बिल्कुल जा रही है। क्या ये पूर्वी प्रशांत महासागर से जा रही है? तो पूर्वी प्रशांत महासागर से भी जा रही है और यहाँ पश्चिम प्रशांत महासागर से भी जा रही है। और बोल सकते हैं दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर और दक्षिण पश्चिम महासागर। दक्षिण प्रशांत महासागर से जा रही है, उत्तर से नहीं, क्योंकि उत्तर से जा रही है कर्क रेखा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी होगी। क्या ये हिंद महासागर से जा रही है? तो ये देश हैं, तो ये निश्चित रूप से यहाँ क्या होगा? हिंद महासागर में होगा। तो ये हिंद महासागर से भी जा रही है। आपसे पूछ लेगा मालदीव उत्तर में पड़ता है या दक्षिण में पड़ता है। तो ये कई सारे क्वेश्चन यहाँ से उठ जाते हैं। कई एग्जाम में बेहद क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो आपको जरूर मैप अपने पास रखना होगा और मैप रख करके जब आप स्टडी करोगे तो ज्योग्राफी बहुत ही आसान हो जाएगी। ज्योग्राफी बहुत हार्ड नहीं होता है, लेकिन ज्योग्राफी अपने आप में कम सब्जेक्ट भी नहीं होता है। ज्योग्राफी में मोस्टली सब्जेक्ट समाहित हो जाते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो ऑलरेडी वनस्पति विज्ञान हो, जीव जंतु विज्ञान हो, वो सब किसमें समाहित हो जाते हैं? पृथ्वी विज्ञान हो, भूविज्ञान हो, है ना, ये सब ज्योग्राफी में समाहित हो जाते हैं। यदि आपने एक बार ज्योग्राफी को डिटेल में पढ़ लिया तो भरोसा दिलाता हूँ दोस्तों, मैक्सिमम सब्जेक्ट आपके ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। चाहे वो पर्यावरण हो, पर्यावरण आईएएस का और पीसीएस का फेवरेट टॉपिक होता है। मोस्टली अन्य सीडीएस वगैरह और एनडीए वगैरह के एग्जाम में भी पर्यावरण से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इसीलिए आप मैप को अपने पास रखिए सामने। मैंने बताया था पहले भी आपको, दिन में कम से कम जो हो रही घटनाएं हैं, समसामयिक जो घटनाएं दिन में हो रही होती हैं, उनको आप मैप पर देखिए। हो सकता है कोई घटना लाल सागर के पास हो गई हो, उसके आसपास, जैसे इजराइल है, जैसे फिलिस्तीन है, उसके आसपास हो गई, तो आपको देखना होगा कि जो फिलिस्तीन है वो भूमध्य सागर के टच करता है या नहीं करता, भूमध्य सागर के पास है या नहीं। तो ये जब डेली की समसामयिक खबरों को आप देखोगे, करंट न्यूज को आप मैपिंग थ्रू देखोगे, तो आपकी ज्योग्राफी बहुत आसान हो जाएगी। उसके साथ साथ ये मैप आपको जब इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ोगे तो बेहद सहायक होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।